प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के समाजवाद एवं दलित उदार संबंधी विचार। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, मानववादी विचारक, चूँकि स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, मानवेंद्रनाथ राय, ये तीनों ही मानववादी विचारक हैं। तो मानववादी विचारक विवेकानंद के समाजवाद एवं दलितोद्धार संबंधी विचार, लेक्चर नंबर 56। बेटा, जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो उसमें मानववादी विचारधारा भी आती है। मानववादी विचारधारा के अंतर्गत तीन विचारक मुख्य हैं: विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, यस मानवेंद्रनाथ रॉय। अब आज हम जो चर्चा करेंगे विवेकानंद के समाजवाद और दलित उदार संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई जो विवेकानंद जी हैं वो मानववादी विचारक हैं। इसका मतलब ये है कि आखिर मानववादी विचारधारा क्या होती है। तो बेटा, मानववादी विचारधारा का जो केंद्र बिंदु होता है वो मनुष्य होता है। मतलब मानववादी विचारधारा वह सिद्धांत है, वह जीवन पद्धति है, वह दृष्टिकोण है जो मनुष्य को साध्य मानती है, मनुष्य के गौरव सम्मान की बात करती है। क्या? मनुष्य के गौरव सम्मान की बात करती है, मनुष्य के अस्तित्व की बात करती है और इसी के साथ में मनुष्य को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड मानती है। कौन? मानववादी विचारधारा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और मानवेंद्रनाथ रॉय, ये तीनों ही मानववादी विचारक हैं और ये तीनों ही अपनी विचारधारा का जो केंद्र बिंदु मानते हैं वो मनुष्य को मानते हैं। मतलब ये तीनों ही ये कहते हैं कि भाई मनुष्य अपने आप में साध्य है, ये किसी का साधन नहीं है। मनुष्य साध्य है, राज्य समाज साधन है। मनुष्य मनुष्य होने के नाते सम्मान के योग्य है, इसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता है। फिर वो क्या जाति है, उसकी क्या वर्ण है, उसका अमीर है कि गरीब है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व मनुष्य का है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने आप में साध्य है। तो ये विचारधारा ये मानकर चलती। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और मानवेंद्रनाथ रॉय, ये तीनों ही मानववादी विचारक होने के कारण इनकी विचारधारा का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। जैसा कि मैंने यहाँ सारा नोट भी कर रखा है, इधर से चलेंगे आप। मानववादी विचारधारा वह सिद्धांत है, वह दृष्टिकोण है, वह जीवन पद्धति है जो मनुष्य को साध्य मानती है, मनुष्य के अस्तित्व को ध्यान में रखती है, मनुष्य के गौरव को ध्यान में रखती है और मनुष्य के सम्मान को ध्यान में रखती है। इसी के साथ में यह विचारधारा मतलब मानववादी विचारधारा मनुष्य को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड मानती है। यस, मानववादी विचारकों के अंतर्गत तीन विचारक हैं: विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और मानवेंद्रनाथ राय। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद को यदि अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि विवेकानंद जी ने जो अपनी नव वेदांतवादी दर्शन की अवधारणा दी है वो है अवधारणा वास्तविक रूप में परंपरागत वेदांत दर्शन की आधुनिक युग के अनुरूप व्याख्या करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, अर्थ मतलब नव वेदांतवादी अवधारणा का अर्थ क्या है? परंपरागत वेदांत दर्शन की अपने युग के अनुरूप व्यवहारिक व्याख्या करना ही विवेकानंद का नव वेदांत दर्शन है या विवेकानंद की नव वेदांतवादी अवधारणा है। विवेकानंद का जो नव वेदांत दर्शन है या नव वेदांतवादी अवधारणा है, वहाँ वास्तव में देखा जाए तो जो धार्मिक विचार, इसके धार्मिक विचार विवेकानंद की नव वेदांतवाद की अवधारणा पर आधारित हैं और धार्मिक विचारों पर विवेकानंद के सामाजिक और राजनीतिक विचार आधारित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक जब बात क्लियर हो जाती है और मानववादी विचारधारा का केंद्र बिंदु मनुष्य है, मतलब ये मनुष्य को अपने आप में साध्य मानते तीनों ही विचारक। ये सब बातें क्लियर होने के बाद में हमें आज जो समझना है वो समझना है समाजवाद और दलित उदार संबंधी विचार। मतलब जो है विवेकानंद जी ने क्या जो अपने विचार दिए हैं उन विचारों में समाजवाद संबंधी विचार हैं? क्या विवेकानंद जी ने जो अपने विचार दिए हैं उसमें दलित उदार संबंधी विचार हैं? ये हमको देखना है। तो डेफिनेटली यहाँ ये कहा जा सकता है कि विवेकानंद जी ने क्या समाजवाद के बारे में कुछ बातें कही हैं। मतलब समाजवाद के जो मूल तत्व हैं, समाजवाद के जो मूल लक्षण हैं,
क्या वो विवेकानंद के विचारों में मौजूद हैं? और दलितोद्धार के विचार क्या विवेकानंद के विचारों में मौजूद हैं? ये दोनों बातें देखनी है। कैसे? इधर देखें बेटा। सबसे पहले तो जो मूल बात आपको नोट करनी है वो नोट करना है, विवेकानंद, नोट करें आप, विवेकानंद मूलतः एक धार्मिक आध्यात्मिक विचारक थे। क्या? विवेकानंद मूलतः धार्मिक आध्यात्मिक विचारक थे। जैसे नहीं हमने जब मनु पढ़ाया था तो मनु की जो रचना मनु स्मृति है उसके आधार पर हमने कहा था कि भाई जो मनु है वो मूलतः एक धार्मिक विचारक थे। क्या थे? धार्मिक विचारक थे। ठीक वैसे ही जो विवेकानंद जी हैं वो भी मूलतः धार्मिक आध्यात्मिक विचारक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कोई राजनीतिक चिंतक नहीं थे। ठीक है बेटा। इसके बाद में जो विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद जी ने मानवीय समानता तथा अभावग्रस्त पीड़ित जन कल्याण की बात की है। मतलब विवेकानंद जी ने अपने सामाजिक विचारों के अंतर्गत, अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत, अपने धार्मिक विचारों के अंतर्गत, अपने आर्थिक विचारों के अंतर्गत मानवीय समानता की बात की है तथा अभावग्रस्त पीड़ित जनता के कल्याण की बात की है। अब जब ये मानवीय समानता की बात कर रहे हैं और अभावग्रस्त पीड़ित जनता के कल्याण की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि समाजवाद की जो विचारधारा है वो भी मानवीय समानता की बात करती है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि विवेकानंद के विचारों में समाजवाद के लक्षण मौजूद हैं। यस। अब यहाँ एक विवादास्पद प्रश्न है। क्या विवादास्पद प्रश्न? क्या है विवादास्पद प्रश्न? ये है कि क्या विवेकानंद के विचारों में समाजवाद से संबंधित विचार मौजूद हैं या विवेकानंद को एक समाजवादी ना माना जाए। तो दोनों बातें देखनी है हमें। विवेकानंद वास्तविक रूप में एक समाजवादी हैं भी और विवेकानंद एक समाजवादी नहीं भी हैं। और इसके साथ में तीसरी बात आएगी दलितोद्धार। तो इस आधार पर हमने 3 पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट लेंगे विवेकानंद के चिंतन में समाजवादी विचार पाए जाते हैं, दूसरा लेंगे विवेकानंद के चिंतन में समाजवादी विचार नहीं पाए जाते हैं, और तीसरा लेंगे दलितोद्धार से संबंधित विचार। ये 3 पार्ट बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पार्ट नंबर 1 में, नोट करें आप, निम्न आधारों पर, नोट करो, निम्न आधारों पर विवेकानंद को समाजवादी चिंतक कहा जा सकता है, या निम्न आधारों पर कहा जा सकता है कि विवेकानंद के विचारों में समाजवाद के लक्षण मौजूद हैं। यस। अब देखो आप भाई, विवेकानंद जी समाजवादी हैं या विवेकानंद के विचारों में समाजवाद के लक्षण मौजूद हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर आप ये कहेंगे कि विवेकानंद समाजवादी थे? चलिए, यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं, केवल 4 बातें लिखी हैं। पहला है दरिद्रों को रोजगार अर्थात रोटी की बात करना। तो बेटा जो समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा जो दरिद्र हैं, जो कमज़ोर हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, जो अभावों से ग्रसित हैं, है ना, उनकी सहायता की बात करती है, उनको रोज़गार देने की बात करती है, उनको रोटी देने की बात करती है समाजवादी विचारधारा। तो विवेकानंद जी ने भी ये बात कही है। क्या कही है? कि भाई दरिद्रों को रोज़गार दिया जाए, दरिद्रों की जो अभावग्रस्त स्थिति है उसको दूर किया जाए, जो गरीब हैं उनको रोटी मिलनी चाहिए। इसका मतलब विवेकानंद के विचारों में समाजवाद के लक्षण मौजूद हैं। एक बात। दूसरा, 2 वर्ग का लक्षण भी मौजूद है। समाजवादी विचारधारा जब आप मार्क्सवाद का अध्ययन करेंगे तो वहाँ स्पष्ट है, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि भाई हमेशा हमेशा समाज में 2 वर्ग रहे हैं, एक शोषक दूसरा शोषित, है ना, एक शासक एक शासित। तो आप मार्क्सवाद को अच्छे समझना चाहें तो मैंने अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। तो समाजवादी विचारधारा हमेशा समाज में 2 वर्ग की बात करती है ना, शोषक शोषित, क्या शोषक शोषित, शासक शासित। ठीक है बेटा। अब 2 वर्ग का लक्षण समाजवाद का लक्षण है, तो विवेकानंद जी के विचारों में भी 2 वर्ग का लक्षण मौजूद है, क्योंकि विवेकानंद भी निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की बात करता है और वो कहता है कि उच्च वर्ग को निम्न वर्ग की सहायता करनी चाहिए, इसलिए इनके विचार में समाजवाद के विचार मौजूद हैं। अगला है बेटा तीसरा, बेटा जो समाजवादी की विचारधारा है उसका मूल तत्व समानता है। यहाँ मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिएगा बेटा, राजनीति विज्ञान की जो मुख्य समस्या है वो ये है कि स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। देखो ज़रा ध्यान दें,
स्वतंत्रता और समानता के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। अब अगर एक की अति को अपनाया जाता है तो उस शासन प्रणाली का अंत होगा। आप देखिएगा सोवियत संघ का विघटन हुआ क्योंकि वहाँ समानता के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है और स्वतंत्रता को बिल्कुल नहीं दिया गया। लोगों का दम घुटने लगा, समाजवादी विचारधारा धराशायी होगी। और किसी देश के अंतर्गत बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी क्या होगा कि जनता अभावों से ग्रसित हो जाएगी, तो उसका भी विरोध किया जाएगा। इसलिए बीच का रास्ता अपनाना है कि भी स्वतंत्रता और समानता के बीच सामंजस्य बिठाया जाए। आप दुनिया भर की विचारधाराओं का अध्ययन कीजिएगा, राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या एक ही है कि स्वतंत्रता और समानता में अति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और जिस देश में बीच का रास्ता अपनाया गया है उस देश ने विकास ही किया है, पीछे नहीं हुआ है, वो पिछड़ा नहीं है वो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा समाजवाद का मूल तत्व समानता है। अब समानता है तो क्या विवेकानंद जी के विचारों में भी ये तत्व मौजूद है? समानता की बात करते हैं, यस, विवेकानंद जी भी समानता की बात करते हैं। विवेकानंद ने अपने वेदांत दर्शन में या अपनी नव वेदांतवाद की अवधारणा में मनुष्य में समानता की बात की है, मनुष्य में समानता की बात की है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि विवेकानंद एक समाजवादी थे। नेक्स्ट चौथा, अन्यायकारी समाज के अंत की बात की। अन्यायकारी समाज के अंत की बात की मतलब जो समाजवादी विचारधारा है वो अन्यायकारी समाज के अंत की बात करता है। अब यदि समाजवादी विचारधारा अन्यायकारी समाज के अंत की बात करता है तो अब हमको ये देखना है कि भाई क्या विवेकानंद के विचारों में भी बात मिलती है? यस, विवेकानंद के विचारों में भी अन्यायकारी समाज के समापन की या अन्यायकारी समाज के अंत की बात मिलती है। कैसे मिलती है? विवेकानंद ने अपना एक सिद्धांत दिया है, जातियों या वर्णों के आवर्तन का सिद्धांत। पूरा नाम नोट करेंगे, मैंने आधा लिखा है यहाँ। जातियों या वर्णों, 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। जातियों या वर्णों के आवर्तन का सिद्धांत, इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता होती है, उसके बाद में ब्राह्मण पतित हो जाते हैं, फिर क्षत्रियों के हाथ में आ जाता है। क्या पहले ब्राह्मण के हाथ में सत्ता होती है, फिर क्षत्रियों के हाथ में होती है, उसके बाद में जो है क्षत्रिय भी पतित हो जाते हैं, उसके बाद में वैश्यों के हाथ में सत्ता आ जाती है, कुछ समय बाद में वैश्य भी पतित हो जाते हैं और शूद्रों के हाथ में सत्ता आ जाती है। और विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि वो दिन दूर नहीं जब दलितों के हाथों में सत्ता आएगी, और उन्होंने कहा कि ये सत्ता सबसे पहले दलितों के हाथों में रूस में आएगी, चीन में आएगी, फिर भारत में आएगी। तो आप देख सकते हैं विवेकानंद की भविष्यवाणी कुछ सत्य साबित हुई है। आज पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि जो दलित लोग हैं वो भी सत्ता के अंतर्गत भागीदारी ले रहे हैं, भागीदारी है, अहम भूमिका है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि विवेकानंद के विचारों में समाजवाद के लक्षण मौजूद हैं। ये तो एक पार्ट हो गया बेटा। अब दूसरा पार्ट क्या है बेटा? वास्तव में यदि गहराई से देखा जाए तो समाजवाद के जो मूल तत्व हैं, मूल लक्षण हैं, वो विवेकानंद के विचारों में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए विवेकानंद को एक समाजवादी नहीं माना जा सकता। मैंने लिखा भी है समाजवादी नहीं, मतलब विवेकानंद जी एक समाजवादी विचारक नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए मैंने 6 बिंदु बनाए। नंबर 1, विवेकानंद का चिंतन प्रत्ययवादी, जबकि समाजवाद का चिंतन भौतिकवादी। ज़रा समझे, देखिएगा बेटा, विवेकानंद का जो चिंतन है वो प्रत्ययवादी है। क्या है? प्रत्ययवादी है, आदर्शवादी है। अर्थात विवेकानंद भले ही समाजवाद की बात करते हो, लेकिन विवेकानंद सृष्टि का जो मूल तत्व है वो चेतना को मानते हैं, पदार्थ को नहीं मानते हैं। जबकि समाजवाद वास्तविक रूप में देखा जाए तो समाजवाद का जो चिंतन है वो भौतिकवादी है। अर्थात समाजवादी जो हैं, जैसे वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक है कार्ल मार्क्स हैं, तो समाजवाद वास्तव में भौतिकवादी है। ये सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ को मानता है, जड़ को मानता है, भौतिकता को मानता है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है क्या कि विवेकानंद एक समाजवादी नहीं है। दूसरा, समाजवादी विचारधारा ब्रह्मांड तथा विश्व इतिहास की भौतिकवादी दृष्टि से व्याख्या करती है। ज़रा ध्यान दें, मतलब जो समाजवादी विचारधारा है वो ब्रह्मांड तथा विश्व इतिहास की भौतिकवादी दृष्टिकोण से व्याख्या करती है, जबकि विवेकानंद जी ब्रह्मांड तथा विश्व इतिहास की भौतिकवादी दृष्टि से व्याख्या नहीं करता है, बल्कि प्रत्ययवादी दृष्टि से व्याख्या करता है, क्योंकि ये सृष्टि का मूल तत्व चेतना को मानता है। कौन? विवेकानंद जी। इसलिए भी विवेकानंद एक समाजवादी विचारक नहीं है। तीसरा, समाजवादी आर्थिक समानता की बात करते हैं।
समाजवादी जो हैं वो आर्थिक समानता की बात करते हैं, लेकिन जो विवेकानंद जी हैं वो आध्यात्मिक समानता की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात नहीं करते हैं। और वास्तव में समाजवादियों का मूल तत्व आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता की स्थापना करना है, समानता की स्थापना करना है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक समानता की स्थापना करना है, जबकि विवेकानंद जी आध्यात्मिक समानता की बात करते हैं। अब विवेकानंद जी केवल आध्यात्मिक समानता की बात करते हैं तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि भी विवेकानंद एक समाजवादी नहीं है। ठीक है बेटा। चौथा बिंदु क्या लेंगे? समाजवादी वर्ग संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं। अब आप मार्क्सवाद का अध्ययन करेंगे तो कार्ल मार्क्स ने तो स्पष्ट रूप में जो है वर्ग संघर्ष को अनिवार्य माना है ना। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युग के अंतर्गत दो वर्गों में संघर्ष होता रहा है, दो वर्ग ही रहे हैं, शोषक शोषित, क्या शोषक शोषित, शासक शासित, दो वर्ग रहे हैं, ये समाजवादी कहते हैं। तो समाजवादी वर्ग संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं। उनका कहना है कि भाई वर्गों में संघर्ष होगा ही होगा। लेकिन जो विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद जी को वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं है। अतः इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि विवेकानंद ने समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, इसमें विश्वास नहीं किया, इसलिए विवेकानंद एक समाजवादी विचारक नहीं है। पांचवा है समाजवादी विचारधारा वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की अवधारणा में विश्वास करती है। जरा देखिएगा, आप मार्क्सवाद का अध्ययन करेंगे, कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करेंगे तो मार्क्सवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। कि भी अंत में जब समाजवाद की स्थापना हो जाएगी, सार्वहारा वर्ग तंत्र के बाद में जब समाजवाद की स्थापना होगी तो उसमें कोई वर्ग नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की जरूरत नहीं होगी, राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि राज्य अंततो गत्वा समाप्त हो जाएंगे। मतलब समाजवादी विचारधारा वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की अवधारणा में विश्वास करती है कि अंत में जा करके एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष नहीं होगी, वर्ग संघर्ष नहीं होगी तो राज्य की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष के कारण हुई है। ये समाजवादी विचारधारा कहती है। लेकिन विवेकानंद जी ने कहीं पर भी वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की अवधारणा का उल्लेख नहीं किया। अतः विवेकानंद एक समाजवादी विचारक नहीं है। छठा, समाजवादी विचारक समाजवादी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ विचारधारा मानते हैं कि इससे अच्छी कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती है, इससे श्रेष्ठ समाज व्यवस्था कोई हो ही नहीं सकती है, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन विवेकानंद जी इसे निर्दोष व्यवस्था नहीं मानते। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकती है, इसमें भी तो दोष हो सकते हैं। वो कहते हैं कि निर्दोष नहीं है, इसमें भी दोष हैं, इसमें बुराई है, विवेकानंद जी कहते हैं। और विवेकानंद जी ने कहा है, विवेकानंद इसे निर्दोष व्यवस्था नहीं मानते। और विवेकानंद जी ने कहा है कि समाज के अंतर्गत जो अव्यवस्था है, जो अन्याय, इसको दूर करने का एकमात्र उपाय समाजवाद नहीं है। मैं लिख भी दिया, एकमात्र उपाय नहीं है। विवेकानंद ने कहा कि समाजवाद एकमात्र उपाय नहीं है अन्याय को दूर करने का, अन्याय को दूर करने का, अव्यवस्था को दूर करने का एकमात्र उपाय समाजवाद नहीं है। इसका मतलब विवेकानंद साहब कह रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था एक निर्दोष व्यवस्था नहीं हो सकती, इसमें भी दोष हैं। ठीक है, इसलिए विवेकानंद जी को एक समाजवादी विचारक नहीं माना जा सकता। ठीक है बेटा, दो पार्ट हो गए। आप थोड़ा यहाँ देखेंगे, विवेकानंद के विचारों का जो मूल प्रेरक तत्व है, आप नोट करेंगे, विवेकानंद के विचारों का मूल प्रेरक तत्व नव वेदांत है, नव वेदांतवादी दर्शन है, नव वेदांतवाद की अवधारणा है। नव वेदांतवाद की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ मैंने पहले ही लिख दिया है। परंपरागत वेदांत दर्शन की अपने युग के अनुरूप व्यवहारिक व्याख्या करना ही नव वेदांत दर्शन है या नव वेदांतवाद की अवधारणा है। इसलिए विवेकानंद के विचारों का जो मूल प्रेरक तत्व है वो नव वेदांत है या नव वेदांतवाद की अवधारणा है। विवेकानंद का समाजवाद मूलतः दलितोद्धार का कार्यक्रम है। मतलब विवेकानंद जी का जो समाजवाद है वो मुख्यतः या मूलतः दलितोद्धार का कार्यक्रम है। मतलब ये दलितों के उत्थान की बात करते हैं। अर्थात इन्होंने जो चार वर्ण बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके अंतर्गत इन्होंने साफ कहा है कि एक दिन वो आएगा जबकि शूद्रों का उत्थान होगा ही होगा, दलितों का उत्थान होगा ही होगा। और विवेकानंद दलितों का उत्थान चाहते थे। अतः तीसरा पार्ट बनाएंगे अब, दलितोद्धार की दृष्टि से विवेकानंद के समाजवादी चिंतन के प्रमुख पक्ष। मतलब दलितों के उत्थान की दृष्टि से विवेकानंद के समाजवादी चिंतन के प्रमुख पक्ष। इन्होंने दलितों के उत्थान की जो बात की है, इस संदर्भ में समाजवादी चिंतन के प्रमुख पक्ष क्या हैं, यहाँ पर मैंने चार बातें नोट की है। नंबर एक,
चतुर्वर्ण व्यवस्था को पुनः लागू करना। विवेकानंद ने कहा है कि अगर वास्तविक रूप में देखा जाए समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करनी है, इसी के साथ में दलितों का उद्धार करना है, उत्थान करना है, तो चतुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। ब्राह्मण अपना काम करे, क्षत्रिय अपना काम करे, इसके बाद में जो है वैश्य अपना काम करे, शूद्र अपना काम करे। ठीक है। दूसरा है निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के स्तर तक उठाने का कार्य शिक्षा व संस्कृति के माध्यम से। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के स्तर तक उठाना है, निम्न वर्ग का मतलब क्या होगा बेटा? जो शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग को ब्राह्मण वर्ग तक पहुंचाना है, तो निम्न वर्ग को मतलब यहाँ पर आप 4 वर्ण हो गए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शूद्र सबसे नीचे होगा, तो शूद्र वर्ग को उच्च वर्ग मतलब ब्राह्मण वर्ग के स्तर तक उठाने का कार्य शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से किया जा सकता है। तो इन्होंने शिक्षा और संस्कृति की बात की कि भाई निम्न वर्ग को उठाना है, उच्च वर्ग तक पहुँचाना है, तो शिक्षा और संस्कृति के ऊपर आप ध्यान दें। बेटा तीसरा है उच्च वर्ग को निम्न वर्ग के उत्थान के कार्य करने चाहिए। मतलब विवेकानंद ने कहा है कि उच्च वर्ग को मतलब ब्राह्मण वर्ग को, निम्न वर्ग के मतलब शूद्र वर्ग के उत्थान के कार्य करने चाहिए। और इसके बाद में चौथा कहा है समाजवाद एवं दलितोद्धार के कार्य में घनिष्ठता स्वीकार। विवेकानंद ने कहा कि समाजवाद और दलितों का उत्थान ये एक दूसरे से घनिष्ठ हैं। अगर आप दलितों का उत्थान करते हैं तो ऐसी स्थिति में समाजवाद की स्थापना तो स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि दलितों का उत्थान हो रहा है, निम्न वर्ग का उत्थान हो रहा है, निम्न वर्ग का उत्थान हो रहा है तो उच्च वर्ग के बराबर हो रहे हैं, उच्च वर्ग के बराबर हो रहे तो समानता की स्थापना हो रही है। और समाजवाद का केंद्र बिंदु समानता की स्थापना है। जरा देखिए, समाजवाद की स्थापना का जो लक्ष्य है, केंद्र बिंदु है समाजवाद का, वो समानता ही तो है। उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? स्वतंत्रता। और राजनीति विज्ञान की मूल समस्या क्या है? स्वतंत्रता समानता के मध्य सामंजस्य बिठाना, बीच का रास्ता निकाल लो। भारत में बीच का रास्ता है। सोवियत संघ के अंतर्गत समानता पर बल दिया, देखो वो परिणाम क्या है, विघटन हुआ। चीन ने अपनी नीति बदल ली, स्वतंत्रता दी जा रही है, इसका मतलब स्वतंत्रता समानता के बीच का रास्ता निकाला है। तो स्वतंत्रता समानता के बीच का रास्ता निकालेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आती के बाद में अंत होगा ही होगा। मैं संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। अब बेटा निष्कर्ष निकाल लो। निष्कर्ष में आधुनिक अर्थ में विवेकानंद समाजवादी नहीं है। मतलब अगर आप आधुनिक शब्दावली में देखें तो विवेकानंद जी को समाजवादी विचारक नहीं है। आधुनिक समाजवाद का जो अर्थ है, उन्हें अधिक से अधिक काल्पनिक समाजवादियों के वर्ग में रखा जा सकता है। अधिक से अधिक इनको काल्पनिक समाजवादियों के वर्ग में रखा जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं, तो आप वैज्ञानिक समाजवाद के जनक जो कार्ल मार्क्स हैं, आप कार्ल मार्क्स की तरह इनको समाजवाद की श्रेणी में या समाजवादी विचारकों की श्रेणी में नहीं रख सकते। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी ऐसा नहीं है कि इन्होंने समाजवाद की एक बात स्वीकार नहीं की। जब ये दलितों के उत्थान की बात करें, दलितों का उत्थान होगा, निम्न वर्ग का उत्थान होगा, उच्च वर्ग के बराबर होंगे तो समानता तो आएगी ना। समानता आएगी तो समाजवाद का केंद्र बिंदु समानता ही तो है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इन्होंने समाजवाद की बात ही नहीं की है। नहीं, समाजवाद से संबंधित बातें इन्होंने कही हैं, लेकिन उस तरह से समाजवादी नहीं है ये जिस तरह से जो वैज्ञानिक समाजवादी हैं। जैसे वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं, तो आप इनको उन श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया विवेकानंद के समाजवाद और दलितोद्धार या दलितों के उत्थान संबंधी विचार। मुझे पूरा विश्वास है आप ये दोनों बातें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और यदि ये बातें अच्छे से समझ गए होंगे तो आप विवेकानंद को समझने में कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।